जिस समय अमेरिका दुनिया भर में टैरिफ की तलवार चला रहा है, उसी दौरान भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। क्या अमेरिका के दबाव में भारत आएगा, या भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर के लिए एक नवीन समावेशी आर्थिक और राजनीतिक मॉडल का उदाहरण पेश करेगा? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। यह आप जानते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना की नींव वर्ष 2006 में पड़ी थी, और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ब्रिक कंट्रियों का वर्ष 2009 में हुआ था। वर्ष 2009 में रूस के येकेटरिनबर्ग में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक कंट्रीज का। उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। वर्ष 2010 में जब इस संगठन में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब ये ब्रिक्स के नाम से जाना गया। आप देख सकते हैं कि फिर से इसका विस्तार 1 जनवरी 2024 को हमें देखने को मिलता है, जब इसमें 4 नवीन देश ऐड हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संस्थापक सदस्य देश कौन से थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये संस्थापक देश माने जाते हैं। 1 जनवरी 2024 से इसमें 4 देश और जुड़े। ये देश कौन से थे? अफ्रीका के 2 देश थे, इजिप्ट और इथोपिया, और साथ ही मध्य पूर्व के 2 देश थे, या आप कह सकते हैं पश्चिम एशिया के 2 देश थे, ईरान और यूएई। सऊदी अरब भी इससे जुड़ रहा था, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए अगर आप ब्रिक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर सऊदी अरब को देश के रूप में तो दिखाया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं जो कहती हैं कि अभी आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ है, तो अभी आपको ये नहीं मानना है। साथ ही जनवरी 2025 में ब्रिक्स का फिर से विस्तार हुआ और इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश हैं। 11वें देश के रूप में सऊदी अरब ने अभी औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने की सहमति नहीं दी है। यह ब्रिक्स की सामान्य संरचना है। अगर आप ये देखें कि दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स कंट्रीज की, विस्तारित ब्रिक्स समूह की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 49% है। विश्व में जो जीडीपी आकार है वैश्विक अर्थव्यवस्था का, उसका 29% विस्तारित ब्रिक्स समूह का है, और साथ ही विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 23% ब्रिक्स समूह एक तरह से संभालता है। तो आप देखेंगे कि इसके महत्व को आप इसी नजरिए से देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्व की आधी जनसंख्या का यह प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जीडीपी में भी अगर आप इसकी अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो इसमें चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत जैसी तेज गति से उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 29% जो जीडीपी है वैश्विक जीडीपी के संदर्भ में, इसका आकार और ज्यादा बढ़ने वाला है, और वैश्विक व्यापार में भी इसकी भूमिका निश्चित रूप से और ज्यादा विस्तारित होगी। ये ब्रिक्स के आने वाले समय में बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है ये चीज। इसके संदर्भ में अमेरिका की रणनीति किस प्रकार से होगी, और अमेरिका ने किस प्रकार से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में ब्रिक्स को लेकर के एक धमकी दी थी, वो जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में मात्र 14 महीने में आपकी तैयारी को पूरा करा देगा। इसको करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। न केवल फ्री में पढ़ने वाला है, बल्कि इस कोर्स पर अगर आपने मनीष कोड का इस्तेमाल किया इस कोर्स को खरीदने के दौरान, तो इस कोड से आपको इस पर और ज्यादा छूट प्राप्त हो जाएगी। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो इंग्लिश में होगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, यानी आपको नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में ये संपूर्ण पैकेज है, तो इससे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और यहां से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। अब हम ब्रिक्स संगठन के बारे में बात करते हैं, और जब हम ब्रिक्स संगठन के बारे में बात कर रहे थे तो आप जानते हैं कि अमेरिका ने वर्ष 2025 में आर्थिक व्यापार को लेकर के
या आर्थिक प्रणाली को लेकर के एक संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाई है और उसके अंतर्गत उसने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए हैं। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है वो भारत पर लगा है 50% का। 25% का, इस 50% में 25% का जो टैरिफ है वो प्यूनिटिव टैरिफ है, जो भारत पर लगाया गया है इसलिए कि वो रूस से तेल की खरीद करता है। इसी तरह का टैरिफ कुछ आप समान शुल्क का टैरिफ आप ब्राजील पर भी देखेंगे, क्योंकि ब्राजील पर भी प्रारंभ में 50% का टैरिफ लगाया गया था। हालांकि बाद में ब्राजील के कुछ निर्यात पर, जैसे बीफ के निर्यात पर, जैसे कॉफी के निर्यात पर कुछ अतिरिक्त जो शुल्क थे उनको कम भी किया गया। तो इससे वैश्विक व्यापार में एक बाधा उत्पन्न हुई है। तो भारत की इस वैश्विक व्यापार में जो बाधा उत्पन्न हुई है, ये बाधा से पार पाने की क्या रणनीति होगी ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रिक्स को लेकर के फरवरी 2025 में ट्रंप एक धमकी और दे चुके हैं कि अगर ब्रिक्स आपसी व्यापार में किसी साझा मुद्रा का प्रयोग करता है तो वो ब्रिक्स समूह के देशों पर 100% का टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी भी उसमें शामिल है। तो रणनीति भारत की क्या होनी चाहिए? भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है और उस रणनीति के अंतर्गत भारत सीधे तौर पर डी डॉलराइजेशन की नीति के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। यानी एक आक्रामक डी डॉलराइजेशन की नीति, एक ऐसी नीति कि भारत डॉलर में व्यापार करे ही ना, इस तरह की नीति भारत की नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से भारत व्यापार के अंतर्गत स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान को, व्यापार सेटलमेंट को निश्चित रूप से बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर भारत और रूस व्यापार करते हैं तो वो व्यापार करेंगे रुपये और रूबल में। इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे भारत और रूस की डॉलर पर निर्भरता कम होगी और अमेरिका भविष्य में किसी भी तरह का प्यूनिटिव, कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कदम उठाता है इन दोनों देशों के व्यापार को बाधित करने के लिए, तो उसका असर क्या होगा? उसका असर कम हो जाएगा। तो इससे दो देशों के बीच व्यापार या दो संगठनों के बीच व्यापार को प्रभावित करने की अमेरिका की जो शक्ति है वो सीमित होगी। लेकिन भारत आक्रामक डी डॉलराइजेशन की नीति नहीं अपनाएगा। साथ ही भारत वैश्विक संस्थाओं में सुधार को बढ़ावा देगा। अगर आप वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत देखें, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखें, वर्ल्ड बैंक देखें, या WTO देखें, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखें, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं उनके पक्ष में झुकाव नजर आता है। किस प्रकार से नजर आता है? जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक है, इसमें जो वोटिंग पावर है वो विकसित देशों के पास ज्यादा है क्योंकि उनकी फंडिंग यहां पर ज्यादा है। इससे जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, उनके पास जब वोटिंग पावर ही नहीं है तो उनको रियायती ऋणों पर, उस तरह से रियायती ऋणों पर जो फंड की प्राप्ति होती है वो उस तरह से नहीं प्राप्त हो पाती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कमजोर देश और कम विकसित देश यहां से ऋण लेते हैं तो उन्हें उच्च ब्याज दर चुकानी पड़ती है। इसके अलावा जो WTO के नियम हैं, WTO के नियम भी अगर आप कम विकसित देशों पर और विकसित देशों पर एक समान रूप से लागू करेंगे तो उससे होगा क्या? कम विकसित देशों की और विकासशील देशों की उतनी दक्षता नहीं, आर्थिक दक्षता नहीं है नियमों को एक साथ लागू कर देने की। इससे क्या होगा? उनको आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो एक ऐसी समान आर्थिक व्यवस्था की भारत वकालत करता है जहां पर विकासशील देशों और विकसित देशों की बात सुनी जाए। यानी वो ग्लोबल साउथ की आवाज को ज्यादा बल प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मानव कल्याण, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सुरक्षा को स्थापित करने, सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को स्थापित करने और साथ ही डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने जैसी बातों पर विशेष बल दिया जाता है। और एक ऐसी जलवायु वित्त प्रणाली को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है जो कि विकसित, कम विकसित और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यह भारत की कोशिश है। और इसके अंतर्गत वो NDB जो ब्रिक्स द्वारा स्थापित डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाने और उसको सुदृढ़ करने की नीति पर विशेष रूप से जोर दे रहा है, ताकि यहां से कम विकसित देशों और विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जा सके, जिससे वो अपनी विकास की जरूरतों को पूरा कर सके। ये भारत की मुख्य रूप से रणनीति होने वाली है। ब्रिक्स के विस्तार का मुद्दा भी एक चर्चा में रहने वाला है। क्यों चर्चा में रहने वाला है? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो NDB से जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आर्थिक हालात है वो पहले से ही खराब है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से वो निश्चित रूप से रियायती ब्याज दरों पर ऋण लेना चाहता है। साथ ही उसने ब्रिक्स समूह से जुड़ने की
वर्ष 2023 में इच्छा भी जाहिर की है और आवेदन भी किया है, और इसके लिए उसे उम्मीद है कि रूस और चाइना से उसे समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन ब्रिक्स के विस्तार पर भारत की रणनीति लगातार स्पष्ट है। ब्रिक्स के विस्तार के खिलाफ भारत नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एक स्पष्ट पैमाना चाहता है, और उसके स्पष्ट पैमाने में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं। वो शर्तें क्या हैं? भारत चाहता है कि किसी भी देश को अगर ब्रिक्स में शामिल करना है तो उसके आर्थिक प्रोफाइल को, आर्थिक आकार को, उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उस देश का डेवलपमेंट प्रोफाइल, विकास प्रोफाइल कैसा है, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही उस देश की आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं कितनी मजबूत है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उस देश का मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सारी चीजें निश्चित रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए, तभी किसी देश को शामिल किया जाना चाहिए ब्रिक्स के विस्तार में। और साथ ही एक आम सहमति, एक कॉन्सेंसस के आधार पर, जहां पर सभी देश किसी देश को शामिल करने पर सहमत हो, उसी देश को शामिल किया जाना चाहिए। भारत की ब्रिक्स के विस्तार पर एक स्पष्ट नीति नजर आ रही है। तो ये ब्रिक्स समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि भारत की अध्यक्षता के संबंध में निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए थी। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, ब्रिक्स देशों का वैश्विक व्यापार में योगदान 50% से अधिक है। आपको सही कथन चुनना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। इंट्रोड्यूसिंग दृष्टि IAS एवरीडे वेयर, द कैजुअल जैकेट and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।